हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने जो चार्टर एक्ट थे वो कंप्लीट कर लिए। तो आज हम देख रहे हैं जो क्राउन रूल है 1858 टू 1947। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। तो देखते हैं। तो ये एक्ट सिग्निफिकेंट था बिकॉज इट वॉज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको बोलते थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटनी। और एक्ट को बोलते थे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने अबोलिश करी वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। तो आप ये याद रखिएगा कि एबोलिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट से हुई थी। और एक और हमने पहले पढ़ा था कि एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शन हुए थे वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से हुए थे। तो ये भी जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इसकी फीचर्स देखते हैं। जिसका पहला फीचर है डेट इंडिया हैंस फोर्थ वर टू बी गवर्न बाय और इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। तब क्राउन के नेम पर चलेगा। उसने चेंज कर दिया डेजिग्नेशन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था टू डेथ ऑफ गवर्नर ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया। जो वाइसराय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका, ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के अंदर। और लॉर्ड कैनिंग था, वो बन गया फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। सेकेंड है इसने एंड कर दिया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबोलिशन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि डुअल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपको मैंने पॉइंट भी किया था कि ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था वहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप दोबारा प्रीवियस जाके अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं, पर कमेंट में ज़रूर आप इसको लिखिए क्योंकि आपको लिखने से ये याद हो जाएगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस जिसको SOS बोला जाता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसको बाद दी हुई थी कंप्लीट अथॉरिटी कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। जो SOS था वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का और रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और नेक्स्ट में दिखाते हैं कि एस्टेब्लिश हुई 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द SOS फॉर इंडिया। और जो काउंसिल वो थी जो एडवाइजरी बॉडी थी, जो SOS वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो एक क्लियर हो जाना चाहिए कि 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बने COI टू असिस्ट SOS इंडिया के लिए। जो काउंसिल थी वो एडवाइजरी बॉडी थी और जो SOS थे वो चेयरमैन थे इस काउंसिल के। फिफ्थ पॉइंट है कि इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। कि वही SOS इन काउंसिल बनाई कि वो जो भी कोई केसेस होते थे फाइल कर सकते थे, और जो इंडिया के अंदर है बाहर है दोनों में। तो जो एक्ट है 1858 का हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी बाय विच इंडियन गवर्नमेंट वर टू बी सुपरवाइज ऑन कंट्रोल इन इंग्लैंड। तो जो एक्ट था 1858 का वही लार्जली इम्प्रूवमेंट पे ही था एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी लाए मशीनरी में, लेकिन इसने कोई सब्सिक्वेंट वे जो सिस्टम है गवर्नमेंट का उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया था। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो 3 काउंसिल एक्ट होंगे। तो फर्स्ट काउंसिल एक्ट है 1861 का। तो आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फेल कर दी नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और इस प्रोविंस में पॉलिसी के 3 एक्ट इनेक्ट हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 1861, 1892 और 1909। जो हम काउंसिल एक्ट होंगे आगे पढ़ेंगे। और जो उनमें से पहला है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके फीचर्स देखते हैं गाइज। पहला फीचर जो है कि इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इसने बिगिनिंग की थी रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन की, कि एसोसिएट कर रहा था इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो थस इट प्रोवाइडेड डेट जो वाइसराय है वो नॉमिनेट करेगा सम इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उसकी एक्सपेंडेड काउंसिल का। तो जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग है द देन वाइसराय है उसने नॉमिनेट करा 3 इंडियंस को टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन है, राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव।
RMS. एंड सेकेंड इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि जो हमने चार्टर एक्ट में पढ़ा था 1833 में और 1853 में। 1833 जो था फाइनल लैंडमार्क था कि जो सेंट्रलाइजेशन हो गया था, तो ये डिसेंट्रलाइज का उल्टा कर रहा है। तो इसने रिस्टोर कर दी जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास की, जो वहाँ पे ले ली गई थी और गवर्नर ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। एंड रिवर्स द सेंट्रलाइज टेंडेंसी डेट स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और अपने क्लाइमैक्स पे पहुँच गई थी वो 1833 में, जो मैं आपको अभी बता रहा था। और ये पॉलिसी है जो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का, उसका रिजल्ट यह है कि ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड होगी टू द प्रोविंसेस ऑफ 1937। और थर्ड पॉइंट है कि इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कहाँ बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, पंजाब में, और जो एस्टेब्लिश हुई 1862, 1886, 1897। तो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसने एम्पावर किया वाइसराय को कि रूल्स और ऑर्डर बना सकता है फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन बिजनेस का काउंसिल के अंदर। जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर में अब जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वो रूल्स बनाते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। एंड इट ऑल्सो गेव अ रिकग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो सिस्टम का रिकग्निशन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से हुआ था, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। और इसमें क्या था, जो मेंबर है काउंसिल के उसे जो वाज मेड इंचार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, उन्हें जो मेंबर है वैसे काउंसिल का उन्हें इंचार्ज बना दिया गया और उन्हें अथोराइज कर दिया गया कि वो इशू करते हैं फाइनल ऑर्डर कि काउंसिल के बिहाफ पे कोई भी मैटर हो डिपार्टमेंट का उस पर। फिफ्थ पॉइंट है कि वाइसराय एम्पावर कर दिया ऑर्डिनेंसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिना उनके से परमिशन लिए, कब ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, उसकी लाइफ कितनी है 6 मंथ। हम ऑर्डिनेंस भी पढ़ेंगे आगे। अब है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, और फीचर क्या है इस एक्ट के, इसने इंक्रीज किया नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। इसने इंक्रीज तो कर दी जो एडिशनल मेंबर्स थे सेंट्रल में, प्रोविंशियल में, तो याद रखिए दोनों में हुए हैं वो इंक्रीज़, लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो भी मेंटेन है। नॉन ऑफिशियल्स इंक्रीज किए हैं दोनों जगह, सेंट्रल में भी प्रोविंशियल में भी, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी भी अभी तक बनी हुई है। और इसने इंक्रीज़ करी है फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और उन्हें दे दी पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, और एड्रेस करा क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बजट डिस्कशन की पावर आ गई थी। और इसने प्रोवाइड की नॉमिनेशन सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाय द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसने प्रोवाइड किया कि नॉमिनेशन करेंगे जो सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, किसके थ्रू, बाय द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो अब ऐसे बना सकते हैं अपने नोट्स में भी अगर बनाएंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दो ऐसे लिख सकते हैं कि किस किस से पहले ये कि बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पहला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है गाइज। और जो सेकंड होगा कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करेगा, वो करेगा गवर्नर, किसकी रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आया फिर आया प्रोविंशियल। तो माइंड में क्लियर की इमेज बना लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आया पहले पॉइंट में, दूसरे में आ रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले में सेंट्रल, दूसरे में प्रोविंशियल। तो पहले में जो सेंट्रल है वो कौन करता है, वाइसराय करता है। सेकंड में जो है गवर्नर करता है। तो पहले में जो वाइसराय करता है किसकी रिकमेंडेशन पे करता है, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों की रिकमेंडेशन पे करता है। और सेकंड में गवर्नर करता है किसकी रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की, म्यूनसिपैलिटीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ की, ट्रेड एसोसिएशन। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको यहीं ये याद हो जाना चाहिए, आपको डबल हार्डवर्क नहीं करना पड़े। और ये एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स इन बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो जो वर्ड इलेक्शन वो यूज़ नहीं हुआ इस एक्ट में, लेकिन द प्रोसेस वो डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट, काउंसिल एक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। जो हमेशा याद रखिएगा आप, जो फर्स्ट आएगा वो हमारे एस होंगे, लास्ट वाले वी, तो एस वी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स देखते हैं। द फीचर ऑफ द एक्ट और एज फ्लोज, इसने कंसिडरली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसने साइज इंक्रीज़ किया लेजिस्लेटिव काउंसिल का दोनों लेवल पे। जो पहला था उसने भी जो नॉन ऑफिशियल्स की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करी थी दोनों लेवल पे करी थी। और जो मेंबर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसने इंक्रीज़ करी है 16 to 60। द नंबर ऑफ द मेंबर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वो नॉन यूनिफॉर्म थे। तो सेंट्रल में तो 16 से 60 कर दिए कि 16 से 60, और जो प्रोविंशियल में थे वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म थे। और सेकंड, इसने जो था कि ऑफिशियल मेजोरिटी अभी रिटेन ही हुई थी सेंट्रल में, और लेकिन अलाउ कर दिया प्रोविंशियल में कि वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़, इसने एनलार्ज कर दिया डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल। कि जैसे हमने जो प्रीवियस काउंसिल एक्ट पढ़ा था कि उसमें उनको पावर दे दी गई थी टू डिस्कस द बजट। अब इसमें क्या हुआ कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अब पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं बजट पे एंड सो ऑन, जो कि प्रीवियस एक्ट में नहीं था रेजोल्यूशन मूव करना। और आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट में टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेड, अनस्टेड और शॉर्ट नोटिस, 3 टाइप के होते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जो हमारा काउंसिल एक्ट फर्स्ट था वो जो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन वो भी कर रहा था, और ये लेकिन वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं था। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कर रहा है वो ये वाला एक्ट है 1909 का। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय और गवर्नर दोनों की। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बन गए थे हमारे फर्स्ट इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, जिन्होंने ज्वाइन की थी, और वो अपॉइंट हुए थे एज अ लॉ मेंबर। और इसने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि यूज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो मॉडले लॉर्ड मॉन्टे को बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो को, और यहाँ दिया भी हुआ है। तो इसने एक्ट ने कम्युनलिज्म लीगलाइज किया। तो ये की टर्म्स हैं, आप याद रखिएगा, अपने नोट्स में डाल सकते हैं कि विच एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म और हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो आपसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार्स को। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 गाइज, कि जो 20 अगस्त है 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम डेट ऑब्जेक्टिव जो था वो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो 1919 बाद इनेक्ट किया गया, जो 1921 में फोर्स में आया। और इसको एक्ट को मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एसवी से आप याद रखेंगे कि मॉन्टेगो जो थे वो एसओएस हैं और जो क्लेम्सफोर्ड हैं वो है हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कि ये फर्स्ट पॉइंट है कि इसने रिलैक्स कर दिया सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। कि इसने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया, और जो सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनको ऑथराइज कर दिया कि वो लॉ बना सकते हैं अपनी लेजिस्लेटिव जो रेस्पेक्टिव लिस्ट बनाई गई है सब्जेक्ट्स की। जैसे एट प्रेजेंट है हमारी ये यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर द जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का वो सेंट्रलाइज ही रहा, यूनिटरी ही रहा। और सेकंड पॉइंट है इसने डिवाइड किया जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, 2 पार्ट्स। तो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे आपको ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट की जगह उठा के ये सेंट्रल डाल देता है कि इसने सेंट्रल सब्जेक्ट को डिवाइड किया। पर याद रखिएगा इसने सेंट्रल नहीं,
इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ट्रांसफ़र और रिजर्व। तो टीआर में डिवाइड किया, और टीआर में भी आगे हो गया होगा कि जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा अपने मिनिस्टर के थ्रू, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे। वेट अ मिनट, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टीआर। इसमें गवर्नर के थ्रू, गवर्नर करेगा थ्रू मिनिस्टर के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इसमें गवर्नर करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये शॉर्ट आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप जब भी रिवाइज करें आपको एज अ माइंड में इमेज बनी रहेगी, शॉर्ट इमेज। तो ये जो ड्यूअल स्कीम थी गवर्नेंस की, इसको डीआरसी बोलते हैं, कि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पूछ चुका है यूपीएससी, और इसको टर्म को ड्राइव किया था ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है डीआरसी मीन्स डबल रूल। लेकिन जो ये एक्सपेरिमेंट था लार्जली अनसक्सेसफुल रहा था, और इसने इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन काउंसिल के अंदर, मींस डबल हाउस का सिस्टम। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसे रिप्लेस कर दिया गया बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू के द्वारा, जो कंसिस्ट थी अपर हाउस, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर थे बोथ द हाउसेस के, जो चूज़ किए गए थे किसके थ्रू, बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है गाइज। और जो 4th पॉइंट है ये बताता है कि इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 member of the Viceroy Executive Council other than commander in chief were to be Indians, other than commander of chief, other than commander of chief, other than commander of chief। गाइज ये ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट डाल देगा और आप फंस जाओगे अगर आपने इसको रेपिटेटिव ध्यान नहीं रखा। और 5th पॉइंट है, इसने एक्सटेंड कर दिया जो प्रिंसिपल है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट किस किस के लिए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। और इसने ग्रांटेड करी फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पैट। व्हाट इज पैट? इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स। कूल। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट्स 7th पॉइंट। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और उसको ट्रांसफ़र कर दी गई सम ऑफ द फंक्शंस जो परफॉर्म कर दिए थे एसओएस इंडिया में। इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये अब जब हम सैलेंट फीचर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से लिया गया। तो इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और 1935 का उसमें दिया होगा। और हैंस जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो सेटअप हो गई 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने सेपरेट किया फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और ऑथराइज किया जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर है टू इनेक्ट देयर बजट। तो याद रखिएगा कि पी एंड सी दोनों को अलग कर दिया गया और ऑथराइज कर दिया गया जो प्रोविंशियल है उसको कि वो इनेक्ट कर सके अपना बजट डाउन टू द सेंट्रल। और 10th पॉइंट है इसने प्रोवाइड किया अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन का, वो इंक्वायर कर सके इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इज वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। जो बाद में हमारी ये साइमन कमीशन आई थी तो उसके बारे में बात हो रही है। तो साइमन कमीशन देखते हैं। तो ये नवंबर 1927 में आ गई थी, 2 ईयर पहले ही जो इन्होंने शेड्यूल किया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंस किया था अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। और जो टू द रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया की कंडीशन, उसके नए जो संविधान है उसके अंडर में उसकी कंडीशन कैसी है। और जो सभी मेंबर जो थे उसके वो ब्रिटिश थे। तो जो इसलिए कारण जो जितनी भी पार्टीज़ थी इंडिया में उन्होंने कमीशन का बाइकआउट कर दिया गया। और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में करी और रिकमेंड करा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इसकी रिकमेंडेशन कि एबोलिशन ऑफ डीआरजी। कोई एबोलिशन तो डीआरजी का दिया था, बाकी एक्सटेंशन था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रोविंसेस के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ प्रोविंसेस में, नॉट इन द सेंट्रल। आई एम एम्फेसिंग these keywords regularly because it's very important.
और नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स और कंटिन्यूशन कम्युनल इलेक्टोरेट का एंड सो ऑन। और टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, इस कमीशन का प्रपोजल कंसिडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कन्वेन की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट के और ब्रिटिश इंडिया के और इंडियन प्रिंसली स्टेट के। और इसके बेसिस पे एक वाइट पेपर साइन हुआ जिसे बोलते हैं ऑन द डिस्कशन वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया गया और सबमिट किया गया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसकी रिकमेंडेशन जिस कमेटी की थी वर इनकॉर्पोरेट विद सर्टेन चेंजेस हमारे नेक्स्ट एक्ट में जिसे बोलते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और अब देखते हैं कम्युनल अवार्ड। तो अगस्त 1932 में जो रामसे मैकडोनल्ड थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस करी एक स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ विच कम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड। और जो अवार्ड था नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिक्स इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस बट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस क्लासेस। इसने इसको एक्सटेंड भी कर दिया डिप्रेस क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और जो गांधी जी थे वो डिस्ट्रेस हुए और इस एक्सटेंशन ओवर द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस क्लासेस। और उन्होंने फास्ट रख लिया डेथ में ये यरौडा जो जेल है पूना में कि इस अवार्ड को मॉडिफाई किया गया। और लास्ट में एक एग्रीमेंट हुआ लीडर ऑफ कांग्रेस को डिप्रेस जो क्लासेस हैं, उस एग्रीमेंट का नाम है पूना पैक्ट, जिसने रिटेन किया हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को और रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस क्लासेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एक्ट है मार्क करता है एज अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और ये लेंथी था, डिटेल डॉक्यूमेंट है, हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल। तो इसके फीचर्स देखते हैं गाइस। तो फर्स्ट है इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन जो कॉन्सिस्ट है प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट। तो इंपॉर्टेंट है ये, बस ये याद रखिएगा आप, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हो रही है। और एक्ट ने क्रिएट किया जो डिवाइड कर दिया था पावर सेंटर एंड इट्स यूनिट इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट। जैसे आज मैंने बताई थी है एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस टाइम पे फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए जिसमें 59 आइटम्स हैं, एट प्रेजेंट 100 इन द यूनियन लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस जिसमें 54 आइटम डाल दिए, एट प्रेजेंट 61। एंड कॉन्करेंट लिस्ट है जो फॉर बोथ द जिसमें 36 आइटम है और इसमें 52 एट प्रेजेंट है। और रेजुडरी पावर वर गिवन टू द वाइसराय। हाउएवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रेजुडरी पावर है वाइसराय को दी हुई है। तो इसको अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो से आप कंपेयर करें, जो रेजुडरी पावर है कि रेजुडरी सब्जेक्ट्स पे उस पर पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। ये फेडरेशन कभी आई ही नहीं बिकॉज प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इसने DRG को अबोलिश कर दिया गया है। तो हमने आपको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये DRG का सिस्टम कौन से एक्ट से आया था। तो मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हमने पढ़ा था उसमें DRG आया था। मीन डबल रूल कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया था ट्रांसफ़र और रिजर्व में। ट्रांसफर में बाय गवर्नर थ्रू देयर मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और रिजर्व में गवर्नर के थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब देखते हैं कि जो प्रोविजंस हैं उसको अलाउ कर दिया टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट इन देयर डिफाइंड स्फीयर में। मोरेवर जो एक्ट था उसने इंट्रोड्यूस किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अंदर। तो प्रोविंसेस के अंदर करिए ना कि सेंट्रल। डेट इज़ द गवर्नर वर रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। तो ये 1937 में आया और डिसकंटिन्यू हो गया 1939 में। इसने प्रोवाइड किया अडोप्शन ऑफ DRG सेंटर में भी, और कॉन्जिक्यूटिवली फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया रिजर्व में और ट्रांसफ़र में। हाउएवर ये प्रोविज़न भी नहीं आया ऑपरेशन में। और इसने इंट्रोड्यूस किया बाइकम्युनलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। तो जो कानून थे लेजिस्लेचर थे ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और असम और यूपी का, बट बीन बाइकम्युनल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव
काउंसिल अपर हाउस और लोअर हाउस, हाउएवर मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस ऑन दैम। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसने बताया था कि इसने एक्सटेंड कर दिया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मोर्ले मिंटो का जो रिफॉर्म्स था वो। तो इसमें बोला है इसने एक्सटेंड कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कि बाय एक्सटेंड प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए, एससी के लिए, वुमेन्स के लिए और लेबर के लिए। और सिक्स पॉइंट है इसने अबॉलिश किया काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1859, जो एसओएस है फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। और जो सेवन पॉइंट है कि इसने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया, अबाउट जो 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है उसको वोटिंग राइट मिल गए। 8 पॉइंट इज इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। 9 पॉइंट है इज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो गाइज 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और 1935 दोनों में 10-10 पॉइंट्स हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, तो आपको ध्यान रहेंगे। एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए। और इसने एस्टेब्लिश किया फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। तो हमारा लास्ट एक्ट है, इसको देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का। और 20 फरवरी 1947 में जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटले ने डिक्लेयर कर दिया दैट जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो एंड हो जाएगा 30 जून 1948 में, आफ्टर विच द पावर कुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। और जो अनाउंसमेंट था वो फ्लोड हुआ बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग, जो डिमांड कर रहे थे पार्टीशन की कंट्री के। अगेन क्या हुआ, 3 जून 1947 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्लियर कर दिया द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अप्लाई नहीं होगा उन पार्ट्स को जो अनविलिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और इसी दिन माउंटबेटन थे जो वासे थे, उन्होंने फॉरवर्ड कराया पार्टीशन प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान बोलते थे। और ये जो प्लान है वो एक्सेप्टेड किया गया कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। और इमीडिएट इफेक्ट से वह गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसके फीचर्स देखते हैं कि फर्स्ट फीचर्स है इसने एंड किया ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर और डिक्लेयर किया इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से। और इसने प्रोवाइड किया फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया और क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान में, जिनको राइट था टू सीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और थर्ड है कि इसने अबोलिश कर दिया ऑफिस वाइसराय का और प्रोवाइड किया हर डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। और ये दी मेजेस्टी गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। पॉइंट था कि इसने एम्पावर कर दिया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दोनों नेशंस की, दोनों डोमिनियन की, कि वो फ्रेम कर सकें, अडोप्ट कर सकें कोई भी संविधान अपने रेस्पेक्टिव नेशंस के लिए और अपील कर सकें, रिपेल कर सकें, हटा सकें कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इटसेल्फ, ये भी वो रिपील कर सकते हैं। और एम्पावर कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोनों ही डोमिनियन की कि वो कानून बना सकते हैं रेस्पेक्टिव टेरिटरीज के लिए टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड और एनफोर्स। और कोई भी एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का है जो पास हुआ आफ्टर द 15 अगस्त 1947 was to extend to either or of the new dominion unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion। कोई भी लॉ ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इसके जो डेट है हमारी 15 अगस्त 1947 के पास होता है, तो वो उनकी विल पे डिपेंड करता है कि वो अगर कोई कानून लाते हैं तब वो अप्लाई होगा, वरना नहीं। 6 पॉइंट इन्होंने कहा है कि वो अबोलिश कर देंगे जो ऑफिस था एसओएस का इंडिया के लिए और ट्रांसफ़र कर दिया उसके फंक्शन एसओएस फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर के लिए। और जो 7 पॉइंट है इसने प्रोक्लेम किया द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट और ट्रेड रिलेशन विद ट्राइबल अफेयर, तो ये भी लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। और इन्होंने ग्रांटेड करी फ्रीडम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को आइडर टू में ज्वाइन कर सकते हैं डोमिनियन ऑफ इंडिया या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहे। 9 पॉइंट है कि इसने प्रोवाइड किया गवर्नमेंट दोनों की नेशन की और प्रोविंसेस की बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जब तक नया संविधान प्रोवाइड बनता नहीं है तो ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था
उसके थ्रू गवर्नेंस होंगे। और जो डोमिनियंस थी उनको ऑथराइज़ कर दिया कि वो एक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 10 पॉइंट था कि इन्होंने जो ब्रिटिश मोनार्च का राइट टू वीटो बिल के ऊपर जो राइट था उसको ख़त्म कर दिया और आस्क फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स अप्रूवल के लिए उसको भी। और राइट था जो रिजर्वेशन फॉर द गवर्नर जनरल, बट दिस राइट को रिजर्व कर दिया गया गवर्नर जनरल को लिए कि जितना भी जो वीटो बिल के लिए था और जो रिजर्व करते थे सर्टेन बिल्स के लिए, अब गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई। और गवर्नर जनरल को पास अब फुल पावर है, वो एसेट कर सकते थे किसी बिल को अपने नेम के अंडर। 11 पॉइंट है कि उसने डेजिग्नेट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और इट और मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर, जैसे अब प्रेसिडेंट का होता है। और इन्होंने ड्रॉप कर दिया एम्पर का टाइटल ऑफ इंडिया का फ्रॉम द रॉयल टाइटल फ्रॉम द टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड से। और इन्होंने डिसकंटिन्यू किया अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज का रिजर्वेशन पोस्ट का बाय द SOS फॉर इंडिया के लिए। और जो मेंबर थे सिविल सर्विसेज के जो 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, सभी बेनिफिट एंजॉय करते रहेंगे जो भी वो कर रहे थे। तो मिडनाइट में 15 अगस्त 1947 के ब्रिटिश रूल एंड हो गया और पावर ट्रांसफ़र होगी दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियन के। और माउंट बैटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर बने न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के। ही सॉर्न इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया की फॉर्म हुई 1946 में, वो बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। तो नीचे बस ये इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो दिया हुआ है गाइस, ये आप बुक से देख सकते हैं। बाकी हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर